मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम, वालेकुम सलाम और सत श्री अकाल और सभी खुश रहें। मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, इससे जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने, वो बनाई थी आपकी जो आपका सैयद वंश था। ठीक है, सैयद वंश में लास्ट में सबसे लास्ट में, क्योंकि जो सैयद वंश की लास्ट का राजा था, शासक था, सुल्तान था, क्योंकि सैयद वंश में 4 शासक थे। ठीक है, और 4 शासक के बाद में सबसे लास्ट शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह ये है अंतिम तुर्क शासक था। और उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह के बाद में खिज्र खां। ठीक है, कौन? खिज्र खां ने नया एक वंश स्थापित किया, जिसका वंश का नाम था लोधी वंश। और ये लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसमें भी 3 शासक थे। एक बहलोई लोधी 1451 से 1489 तक, दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से 1577 ईस्वी तक, और तीसरा इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। अब लोधी वंश का संस्थापक था बहलोई लोधी था। और बहलोई लोधी इसका संस्थापक था क्योंकि जब अप्रैल 1451 में, ठीक है, अप्रैल 1451 में दिल्ली में लोधी वंश की सत्ता स्थापित की थी बहलोई लोधी ने। और आपका 1451 ईस्वी में जो सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोई लोधी को दिल्ली बुलाया, क्योंकि ऐसा था जो अलाउद्दीन आलम शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोई लोधी को दिल्ली बुलाया। और दिल्ली बुलाने के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली की सत्ता किसको सौंप दी? बहलोई लोधी को। और दिल्ली की सत्ता बहलोई लोधी को सौंप दी और वह राजनीति से उसने संन्यास ले लिया। और राजनीति संन्यास लेने के बाद में उसने फिर ये बहलोई लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, एक वंश की स्थापना करी, जिस वंश का था लोधी वंश। क्योंकि इसने कोई आक्रमण, बहलोई लोधी ने आक्रमण करके या किसी परेशान करके गद्दी पर नहीं बैठा। उससे पहले सब यही सिस्टम था, एक दूसरे को मारना और एक दूसरे को लड़ाई, एक दूसरे को मारना और एक दूसरे पर आक्रमण करना। और ये पहला ऐसा शासक था, बहलोई लोधी पहला प्रथम अफगान शासक था जिसने जो दिल्ली में इसको बहलोई लोधी को बुलाया गया। क्योंकि ये जो अफगान शासक था, क्योंकि इसने 2 बार आक्रमण किया था। एक तो किया था आपके 1441 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था बहलोई लोधी ने, उस पर संधि हो गई थी। दूसरा आक्रमण 1447 में आक्रमण किया था, तो उस पर भी संधि हो गई थी। तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? अलाउद्दीन आलम शाह के में 1447 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। और आपका 1441 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में बहलोई लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और दोनों ही बार इसने संधि कर ली थी, और संधि करने के बाद में ये वापस चला गया था। और एक बात और, जो बहलोई लोधी था ये एक अफगान, ठीक, क्योंकि बहलोई लोधी एक अफगान क्योंकि मुल्तान के अफगान सूबेदार था, मुल्तान का अफगान सूबेदार था बहलोई लोधी। और फिर क्या होता है कि जो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह बहलोई लोधी को बुलाता है दिल्ली में, और बुलाने के बाद में दिल्ली की सत्ता है बहलोई लोधी को सौंप देता है और राजनीति से संन्यास ले लेता है। फिर अलाउद्दीन आलम शाह कहाँ पे रहने के लिए आता है? बदायूं। ये बदायूं रहने लगता, आम व्यक्ति और आम जीवन जैसे एक सिंपल व्यवहार में और सिंपल जीवन अपना यापन करने लगता है। उसके बाद में फिर इसकी जो मृत्यु होती है, किसकी जो मृत्यु होती है इसकी, अलाउद्दीन आलम शाह की 1476 ईस्वी में मृत्यु होती है। कब होती है और कहाँ पर? बदायूं में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एक तो क्वेश्चन में इसमें ये बनता है कि तुर्क सुल्तान लास्ट कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक। और प्रथम अफगान सुल्तान कौन था जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था? बहलोई लोधी। बहलोई लोधी कहाँ का था? ये एक मुल्तान का सूबेदार था, अफगान, ठीक है।
और अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बदायूं। कौन सन में हुई थी? 1676 ईस्वी में। इसने उत्तराधिकारी किसको बनाया? कोई इसने उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और बहरौल लोधी को बुलाने के बाद में दिल्ली में उसको सत्ता सौंप दी थी इसने स्वेच्छा से, कोई दबाव या कोई ऐसा आक्रामक कारण नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछ जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि अप्रैल 1451 में ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है बहरौल लोधी। और बैठने के बाद में फिर एक दिल्ली सल्तनत में एक वंश की स्थापना करता है जो लोधी वंश। और जो लोधी वंश का शासनकाल होता है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। इसमें भी 3 शासक होते हैं। सैयद वंश में 4 शासक होते हैं, इसमें 3 शासक होते हैं। एक तो प्रथम शासक होता है बहरौल लोधी, दूसरा शासक होता है सिकंदर लोधी, और तीसरा शासक होता है इब्राहिम लोधी। ठीक है, क्या? इब्राहिम लोधी। अब मैं आपको लोधी वंश, तो लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी में, इसमें 3 शासक बहरौल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक, दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक, तीसरा इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। अब आता है प्रथम शासक बहरौल लोधी 1451 से 1489 तक। अब बहरौल लोधी के बारे में बताता हूं मैं कि एक तो ये लोधी वंश का संस्थापक था, दूसरा खिजर खान ने इसको मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? खिजर खान ने। ये क्वेश्चन बनता है। और दिल्ली के अंतिम तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा स्वेच्छा से दिल्ली की सत्ता बहरौल लोधी को सौंप दी गई थी। अब एक बात है, प्रथम अफगान शासक बहरौल लोधी था। ये अफगानिस्तान के गिलजई कबीले से संबंधित साउखेल शाखा से संबंधित अफगान या पठान मुसलमान था। इसलिए इसके द्वारा स्थापित लोधी वंश की सत्ता को भारत में प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जो बहरौल लोधी था, ये बहरौल लोधी खिजर खान ने मुल्तान का बहरौल लोधी को सूबेदार बनाया था। किसने? खिजर खान ने। उसके बाद में प्रथम अफगान शासक था जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। और नंबर 3, ये अफगानिस्तानी के गिलजई कबीले से संबंधित साहू खेल शाखा अफगान या पठान मुसलमान था। तीसरी बात कि इसने जो स्थापित लोधी वंश की सत्ता को भारत में प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी, क्योंकि प्रथम अफगान था जो दिल्ली के राजगद्दी में बैठा था। और चौथी बात है कि दिल्ली के अंतिम तुर्क सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, एक तो लास्ट का एक तो आता है यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ कि ये अंतिम वंश था। ठीक है, कौन सा? लोधी वंश। ठीक, क्योंकि पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, और 14वां वंश सैयद वंश, और 5वां वंश लोधी वंश। क्योंकि दिल्ली सल्तनत कालीन में ये अंतिम वंश था। ठीक है, उसके बाद में इसमें 3 शासक थे। पहला इसका शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसमें 3 शासक थे, बहरौल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इसमें सर्वप्रथम संस्थापक था, इसका जो जनक था जिसने स्थापना करी थी लोधी वंश की, वो था बहरौल लोधी। बहरौल लोधी ये प्रथम अफगान शासक था। एक नंबर पॉइंट 1। और दूसरी बात कि जो खिजर खान ने इसको मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरी बात, तुर्क सुल्तान दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, 5 पॉइंट। और दूसरी बात, ये अफगानिस्तान के गिलजई कबीले से संबंधित एक साहू खेल शाखा थी। उस शाखा से संबंधित अफगान या पठान मुसलमान था। और छठा पॉइंट कि इसलिए इसके द्वारा स्थापित लोधी वंश सत्ता को प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी। अब बताएं बहरौल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी में। पॉइंट, लोधी वंश का संस्थापक। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक होगा। और बहरौल लोधी को खिजर खान ने, बहरौल लोधी को किसने? खिजर खान ने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? उसके बाद में दिल्ली के अंतिम तुर्क
सुल्तान। तो क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। द्वारा सुरक्षा से दिल्ली की सत्ता बहलोल लोदी को सौंप दी थी। उसके बाद में प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। क्या? प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी था। ये अफगानिस्तान के गिलजई कबीले से संबंधित साउखेल शाखा से संबंधित अफगान या पठान मुसलमान था। इसलिए इसके द्वारा स्थापित लोदी वंश की सत्ता को भारत में प्रथम अफगान राज्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है, और संज्ञा दी गई है। बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों को, क्योंकि बहलोल लोदी चाहता था जो अफगान सरदार थे उनके साथ में अच्छे व्यवहार करना और अच्छे व्यवहार करने के बाद में सत्ता का साम्राज्य को विस्तार करना, क्योंकि जो अफगान सरदार थे उनके बिना ये इसको सत्ता को हासिल अधिक से अधिक सत्ता को संभालना और जो साम्राज्य था इसका विस्तार करना नहीं था। तो इसने क्या करा कि जो अफगान सरदार के साथ समानता का व्यवहार किया और आरपी त्रिपाठी के अनुसार आरपी त्रिपाठी ने क्या बोला है कि अफगान राजा सरदारों की आपसी समानता में संघवाद पर आधारित था। किस पर था? आपसी समानता एवं संघवाद पर आधारित था। और उसके बाद में बहलोल लोदी ने अफगान राजस्व की मूल भावना के अनुरूप कार्य करते हुए अफगानों सरदारों के प्रति बराबरी दर्शाने हेतु सिंहासन में बैठकर सरदारों के साथ जमीन पर बैठता था। क्योंकि जो बहलोल लोदी था ये जो सरदार थे उनके साथ में जमीन पर बैठता था और ये दिखाना चाहता था कि जो अफगान सरदार है उनको दिखाना ये चाहता था कि मैं एक सिंपल सुल्तान हूँ और मेरा व्यवहार अच्छा है, क्योंकि इसने समानता और व्यवहार अच्छे किए थे जो अफगानी सरदार थे। और ये गद्दी पे न बैठकर जो अफगानी सरदार के साथ जमीन में उनके साथ में बैठ जाता था, उनके साथ ही खाना और पीना कर लेता था। तो और ये चालक तो था ही, क्योंकि इसको ये दिखाना था कि मैं आपके जो सरदार अफगान मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ में व्यवहार अच्छा रहे, क्योंकि यदि व्यवहार अच्छा रहेगा तो आम पब्लिक में भी चर्चा होती थी और सरदार के दरबार में चर्चा होती थी। तो ये जो था बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन में बैठा था, ये यही बात को चाहता था कि मेरी सत्ता में फूट नहीं पड़े और मैं अच्छी से अच्छी अपनी सत्ता को संभाल सकूं और सरदारों के साथ में अच्छा व्यवहार करने से जिससे कि सरदार मेरी तरफ हो जाए, ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। और ये अपने सरदार अफगानों को मनसब अली बोलकर संबोधित करता था। क्या बोलकर संबोधित करता था? मनसब अली कहकर संबोधित करता था। और बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण राजनीति जो उपलब्धि थी वो थी 1484 ईस्वी में, क्योंकि 1484 ईस्वी में इसने जौनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर विजय किया जाना था। क्योंकि इसका जो 1484 ईस्वी में इसे जौनपुर आक्रमण करा और वहाँ का एक सरकी शासक था हुसैन शाह सरकी, उसको पराजित करने के बाद में और फिर क्या होता है उसको पराजित करने के बाद में इसका एक ज्येष्ठ पुत्र होता है बारबक शाह जौनपुर का शासक नियुक्त करता है, ठीक है। एक बार देख लें, बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों के साथ समानता का व्यवहार किया था, ठीक। उसके बाद में आरपी त्रिपाठी के अनुसार, ठीक है, आरपी त्रिपाठी क्या कहते हैं? आरपी त्रिपाठी के अनुसार अफगान राजा सरदार की आपसी समानता एवं संघवाद पर आधारित था। कैसे पता? आपसी समानता और जो संघवाद है उस पर आधारित था। किसने बोला है? ये आरपी त्रिपाठी ने था। जो अफगान राजस्व सरदार की आपसी समानता एवं संघवाद पर आधारित था। उसके बाद में बहलोल लोदी ने अफगान राजस्व की मूल भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए अफगानों सरदारों के प्रति बराबरी दर्शाने हेतु सिंहासन पर न बैठकर सरदारों के साथ जमीनी पर बैठा था। क्योंकि इसका उद्देश्य ये बराबरी दर्शाने के लिए इसने क्या सोचा कि मैं सरदारों से अपना मतभेद करूंगा तो मैं सत्ता में दिक्कत होगी और शासन में दिक्कत होगी, इसलिए सरदार थे उनसे मिलजुल करना और उनके सामने ऐसा व्यवहार करना कि ये
हमसे काफ़ी प्रभावित हैं, यही इस कारण था। और वह अपने सरदारों को किस नाम से मनसद अली के कहकर संबोधित करता था, कौन, बेहला लोधी। और बेहला लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1484 ईस्वी में जौनपुर पर आक्रमण करता है सरकी, ठीक है। उस टाइम पे सरकी सुल्तान था जिसका नाम था हुसैन शाह सरकी को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में एक इसका ज्येष्ठ पुत्र होता है बारबक शाह, तो जौनपुर का शासक नियुक्त करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि बेहला लोधी सरदारों के साथ कैसा व्यवहार था इसका, तो कैसा व्यवहार था, समानता का व्यवहार था और संघवाद पर आधारित था। अब संघवाद पर आधारित था किसका, बेहला लोधी का। उसके बाद में पूछता है कि अपना राज्य की मूल भावना के अनुरूप कार्य करते हुए अफगानों सरदारों के प्रति बराबरी दर्शाने हेतु सिंहासन पर न बैठकर, क्योंकि ये इस चीज को दर्शाता था, सिंहासन पर न बैठकर सरदार के साथ ही जमीन पर ये बैठ जाता था, ये क्वेश्चन है। और ये सरदारों को किस नाम से संबोधित करता था, मनसद अली के नाम से संबोधित करता था सरदारों को बेहला लोधी। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, महत्वपूर्ण सबसे उपलब्धि थी 1484 ईस्वी में जौनपुर सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी के साथ, हुसैन शाह सरकी शासक था उसका जौनपुर में, उस समय में आक्रमण करता है, आक्रमण पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर विजय प्राप्त करने के बाद में इस पे एक लड़का आया ज्येष्ठ पुत्र, जिसका नाम था बारबक शाह। बारबक शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त करता है बेहला लोधी, ठीक है। बेहला लोधी वह ग्वालियर के साथ, कौन, बेहला लोधी, वह ग्वालियर के शासक मान सिंह को भी पराजित कर हरजाना वसूल करने में भी सफल रहा था। क्योंकि जो इसका एक अभियान था आपका 1484 में, 1484 अभियान में एक हुसैन शाह सरकी था, कहाँ का, सरकी सुल्तान था, कहाँ का, आपका जौनपुर का, उसको हराता है। और हराने के बाद में कब, इसकी महत्वपूर्ण थी, एक आध दो पॉइंट है। 1484 में जौनपुर का शासक सरकी सुल्तान होता है, हुसैन शाह सरकी को हराता है। पराजित करने के बाद में उस पर वहाँ पर जो सत्ता सौंप देता है किसको, इसका एक ज्येष्ठ पुत्र था बारबक नामक, उसको सिंहासन पर, मतलब आगे सिंहासन पर, जौनपुर सिंहासन सत्ता शासक को सौंप कर देता है। क्योंकि ऐसा 1484 ईस्वी में जब जौनपुर सरकी सुल्तान था तो उसका नाम था, जो वहाँ का शासक था, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी को 1484 में आक्रमण में बेहला लोधी पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में बेहला लोधी का एक ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है, बेहला लोधी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था बारबक शाह। क्या नाम था, बारबक शाह। बारबक शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त कर देता है। उसके बाद में तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर का जो शासक थे मान सिंह को भी पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में हरजाना वसूल करने में भी सफल हो जाता है। और जब ग्वालियर अभियान के वापस आने के बाद में बेहला लोधी बीमार पड़ जाता है। और ग्वालियर के वापस आते हुए बेहला लोधी जलाली, एक है जलाली, जब वहाँ से ग्वालियर से आता है रास्ते में पड़ता है जलाली के पास में जुलाई 1889 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, बेहला लोधी की। और मृत्यु होने के बाद में फिर एक बात और, बेहला लोधी ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे जिसका नाम था बहलोली, ठीक है, बहलोली नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, किसने, बेहला लोधी। अब देखें, वह ग्वालियर के शासक मान सिंह को पराजित कर हरजाना वसूल करने में भी सफल रहा था। ग्वालियर अभियान से वापस आने के बाद में बेहला लोधी बीमार पड़ गया था। क्या, वहां से आने के बाद में ये बीमार पड़ गया था। और ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के पास, किस पर, कहाँ पर, जलाली के पास में जुलाई 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में इसका जो मृत्यु होने के बाद में फिर जो लोधी वंश में जो शासक जो दिल्ली की राजधानी बैठता है सिकंदर शाह, जो 1489 से और 1517 ईस्वी तक शासन करता है। एक बात और, बेहला लोधी ने सिक्के अपने नाम से बहलोली नामक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, किसने, आपके सी बेहला लोधी ने। अब आता है
सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर शाह लोधी दूसरा शासक था इसका। सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर शाह लोधी का है 1526, सिकंदर शाह लोधी का है 1489, 1489 में इसकी मृत्यु हुई थी जुलाई में बहरा लोधी की। तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी कब सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी में। इसमें क्या था कि बहरा लोधी की मृत्यु के बाद इसका ये तीसरा पुत्र था। ठीक है, बहरा लोधी के बाद में जब बहरा लोधी की मृत्यु हो जाती है, लोधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है किसी बहरा लोधी की मृत्यु के बाद में इसका तीसरा पुत्र, इसका तीसरा पुत्र सिकंदर से तीसरा पुत्र निजाम खां, निजाम खां ही क्या नाम है इसका तीसरा पुत्र का? निजाम खां। निजाम खां ही सिकंदर शाह लोधी के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। ही सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिकंदर शाह लोधी के नाम से ही दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, क्योंकि सिकंदर शाह लोधी था जिसका नाम था वास्तविक नाम निजाम खां, और जो बहरा लोधी का तीसरा पुत्र था निजाम खां ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, तो सिकंदर लोधी के नाम से बैठता है। इसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक है। ठीक है, उसके बाद में जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, और सिकंदर लोधी की जो माता थी वो एक हिंदू थी, स्वर्णकार मतलब किसी सोनार की पुत्री थी। और उसके बाद में क्योंकि अब आता है दूसरा नंबर, क्योंकि बहरा लोधी ने एक स्वर्ण सिक्के चलाया था अपने नाम से बहरा लोधी। ठीक है, उसके बाद में जुलाई 1489 में बहरा लोधी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में दूसरा इसका तीसरा पुत्र है सिकंदर शाह लोधी, जिसका शासनकाल है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी में। तो जब ये बहरा लोधी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में इसका तीसरा पुत्र जो इसका नाम था निजाम खां, ठीक, तीसरा पुत्र है इसका किसका? बहरा लोधी का तीसरा पुत्र निजाम खां, जो राजगद्दी पर किस नाम से बैठता है? सिकंदर शाह लोधी की राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। और एक बात और, सिकंदर लोधी की जो माता थी एक स्वर्णकार मतलब सोने, जो स्वर्णकार बोलते थे, जो सुनार होते थे, सुनार की पुत्री थी जो सोने का काम करते थे। और सिकंदर शाह लोधी ने जो पूर्व सुल्तान बहरा लोधी द्वारा अपनाई गई समानता, ठीक है, समानतावादी नीति को त्याग कर उसने अपने सरदारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किए थे। ठीक है, क्योंकि जो बहरा लोधी था, बहरा लोधी ने अपने सरदारों से समानता और संघवाद का व्यवहार किया था,
और इसने इसका विपरीत किया था। जो उससे पहले बहलोल लोदी ने सामंता और संघवाद का जो व्यवहार स्थापित किया था सरदारों के साथ में, जब अफगान सरदार थे, और इसने क्या करा, उन अफगान सरदारों को कठोर नियंत्रण स्थापित किया था, कठोर नियम करे थे उनके खिलाफ। और सिकंदर लोदी ने जो गैर इस्लामी जनता के प्रति धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी, धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी। जैसे उसने हिंदुओं को पवित्र नदियों पर स्नान हेतु के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही साथ हिंदुओं को बाल काटने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया था। और दूसरा, सिकंदर लोदी ने फिरोज शाह तुगलक की सिख संतों की मज़ारों पर मुस्लिम महिलाओं को जाना प्रतिबंध लगा दिया था। और तीसरा, उसने मुहर्रम का त्योहार मानने एवं ताजियों को जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। किसने ये काम सब करे थे? सिकंदर शाह लोदी ने। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। अब देखो, सिकंदर शाह लोदी 1489 1517। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद में, बहलोल लोदी मृत्यु के बाद में इसका तीसरा पुत्र निजाम खां ही सिकंदर शाह लोदी के नाम से ही दिल्ली का सुल्तान बना था। और सिकंदर लोदी की माता हिंदू स्वर्णकार की पुत्री थी। सिकंदर शाह लोदी ने पूर्व सुल्तान बहलोल लोदी द्वारा अपनाई गई सामंतवादी नीति त्याग कर अपने सरदारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया था। और सिकंदर लोदी ने गैर इस्लामी जनता के प्रति धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने काफ़ी ऐसे काम करवाए और प्रतिबंध लगाए, जैसे कि जो हिंदू नदी में स्नान करने जाते थे उन पर प्रतिबंध लगाया, और हिंदुओं के जो बाल नाई काटते थे उस पर प्रतिबंध लगाया। और जो फिरोज शाह तुगलक ने शेख और संतों की जो मजार थी उस पर महिला जाती थी, उस महिला पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में पहले क्या था कि पहले आदमी ही संत और मजार पर जाते थे, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा कि महिलाओं के लिए भी द्वार खोल दिए। और इसने क्या करा, सिकंदर शाह लोदी ने मुस्लिम महिलाओं का जाना प्रतिबंध लगा दिया था शेख और संतों की मजारों का। फिर क्या करा इसने, एक मुहर्रम त्योहार था और ताजिया जो ताजिया थे, जो जुलूस निकलता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर शाह लोदी ने। और ये सिकंदर शाह लोदी पहला सुल्तान था जिसने मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण की स्थापित कर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा केंद्र में विकसित करने का प्रयास किया था। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। और सिकंदर शाह लोदी ने खादानों जकात नामक कर वसूल करना बंद कर दिया। कौन सा कर? खादानों पर और जकात नामक जो कर थे उस पर वसूल करना बंद कर दिया था। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। और सिकंदर शाह लोदी ने गुलरुखी या गुलरूणी या गुलरूण एक उपनाम से फारसी कविता लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी या गुलरूणी या गुलरूख के नाम से उपनाम से कविता लिखता था सिकंदर शाह लोदी फारसी भाषा में। ठीक है। और उसके बाद में ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक दानी था और शेख संतों को नियमित रूप से दान देता था। और वह संगीत को काफ़ी ये पसंद करता था। एक बार देख लें, उसने हिंदुओं को पवित्र नदियों पर स्नान करने से प्रतिबंधित किया था। ठीक। और साथ ही हिंदुओं के बाल काटने हेतु नाइयों पर प्रतिबंध लगाया। ठीक। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। और नंबर 2, सिकंदर शाह लोदी ने फिरोज शाह तुगलक की शेख संतों की मजारों पर मुस्लिम महिलाओं का जाना प्रतिबंध किया था। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो शेख संत मजार थी, फिरोज शाह तुगलक ने कह दिया था अपने शासनकाल में कि जो शेख और संत के मजारों पर महिला जा सकती हैं, उन महिलाओं के लिए इसने द्वार खोल दिए थे। लेकिन सिकंदर शाह लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को जाना पर प्रतिबंध कर दिया था शेख संतों की मजारों पर। नंबर 3, उसने मुहर्रम, ठीक है, उसने मुहर्रम और ताजिया, मुहर्रम का त्योहार और ताजिया का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। और सिकंदर शाह लोदी पहला सुल्तान था जिसने मुस्लिमों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने
खादानों से जकात नामक कर वसूल करना बंद कर दिया था। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। और सिकंदर शाह लोदी ने गुलरुखी या गुलरूड़ी उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। कौन? सिकंदर शाह लोदी। और वह एक दानी सुल्तान था और शेख और संतों को नियमित रूप से दान देता था। और सिकंदर शाह लोदी संगीत इसको काफ़ी पसंद करता था। ये काफ़ी पसंद करता था संगीत को। ये एग्जाम में इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बारे में सिकंदर शाह लोदी के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर सोरी के शासनकाल में लज्जते सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके शासनकाल में लज्जते सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। लज्जते सिकंदर शाही जो ग्रंथ था ये संगीत से था। और इसका सिकंदर लोदी का जो वजीर था मियाँ भुआ ने आयुर्वेदिक एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया जिसका नाम था फरहग ए सिकंदरी। किसका नाम था? फरहग ए सिकंदरी नाम से किया था। उसके बाद में सिकंदर लोदी ने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया था जो 10 इंच का होता था। और इसने सिकंदर शाह लोदी ने अनाज पर जकात लेना बंद कर दिया था। और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर पुनः शुरू किया था। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। और सिकंदर शाह लोदी की जो महत्वपूर्ण राजनीति है वो है जो महत्वपूर्ण राजनीति जो युद्ध आक्रमण है वो है 1494 ईस्वी में इसने बिहार विजय प्राप्त करी थी। और बिहार का शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने जिसने जौनपुर के भगोड़ा था, क्या नाम था उसका? सक्री सुल्तान हुसैन शाह सक्री ने समझ आ गई थी। किसने? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, जो बिहार का शासक था। इसलिए ही सिकंदर शाह लोदी ने इस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। ठीक है। अब एक बार देखें उसके कार्यकाल में लज्जत ए सिकंदरी शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, यह ग्रंथ संगीत से संबंधित था। 9 सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ बुआ ने आयुर्वेदिक के एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जिसका नाम था फरहग ए सिकंदरी के नाम से किया था। और सिकंदर शाह लोदी ने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया था जो 10 इंच का होता था। सिकंदर शाह लोदी ने अनाज पर जकात लेना बंद कर दिया था। ठीक है, जकात लेना बंद कर दिया था। और सिकंदर शाह लोदी ने 12 ब्राह्मणों से जजिया कर पुनः शुरू किया था। किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले सिकंदर शाह जो से पहले क्वेश्चन ने ये जजिया कर काफी लंबा प्रोसेस है इसका। अकबर लास्ट मुगल शासक के बाद में भी ये कर है क्योंकि इसने ब्राह्मण से जजिया कर पुनः कर दिया था। उससे पहले जजिया कर ब्राह्मण से नहीं लिया जा था क्योंकि ब्राह्मणों से, स्त्रियों से, विकलांगों से ये जजिया का भरोसा तुगलक ने बंद कर दिया था। और उसके बाद में पुनः जजिया कर लगा दिया था ब्राह्मण किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। और सिकंदर शाह लोदी ने एक पैमाना बनाया था, गाजी सिकंदरी प्रारंभ किया था एक पैमाना नाप के लिए जो 30 इंच का होता था। और सिकंदर शाह लोदी ने जो एक इसका वजीर था मियाँ बुआ ने एक ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ था उसका फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से? फरहग ए सिकंदरी के नाम से। और लज्जत सिकंदरी शाही एक नामक ग्रंथ है जो आपका ये ग्रंथ है संगीत से संबंधित क्योंकि ये संगीत को पसंद करता था। तो और जकात, अनाज पर जकात लेना बंद कर दिया था किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। इसके महत्वपूर्ण जो राजनीति जो आक्रमण है बिहार पर 1494 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया जिसका बिहार का शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में और एक आक्रमण क्यों किया था? इसलिए किया था जौनपुर का जो सरकी सुल्तान था हुसैन शाह सरकी को शरण दे रखी थी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, जिससे कि बिहार पर आक्रमण सिकंदर शाह लोदी ने किया था। ठीक है, ये है सिकंदर शाह लोदी के बारे में। उसके बाद में
सिकंदर शाह लोधी ने सफलतापूर्वक, उसके बाद सिकंदर शाह लोधी ने सफलतापूर्वक धौलपुर, बयाना, नारवर, चंदेरी आदि में सैन्य अभियान किए थे सिकंदर लोधी ने। और 1503 ईस्वी में इसने आगरा की नींव डाली, मतलब आगरा शहर बसाया 1503 ईस्वी में। और 1504 ईस्वी में इसने आगरा को अपना राजधानी बनाया था। कब? 1503 में इसने आगरा शहर की स्थापना की और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और उसके बाद में राजधानी बनाया था क्योंकि राजपूताना पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 1504 ईस्वी में राजधानी बनाया था सिकंदर शाह लोधी ने। और सिकंदर शाह लोधी ने आगरा में बादलगढ़ किला भी बनवाया था। और इसके द्वारा भूमि माप हेतु 30 या 32, कुछ किताबों में 32वीं है और कुछ में 30वीं है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा फैक्ट है 32 इंच या 39 उंगल का गज सिकंदरी, क्योंकि एक मापक बनाया था गज सिकंदरी 30 या 32 इंच नामक मापक या पैमाना प्रस्तुत किया था। और 21 नवंबर 1517 में आगरा में इसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर शाह लोधी की। और मृत्यु होने के बाद में, ठीक है, मृत्यु होने के बाद में फिर राजगद्दी पर कौन बैठ रहा? इब्राहिम लोधी, जो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी में इसका शासनकाल है। एक तो इसने जो इम्पोर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना कैसे? सिकंदर शाह लोधी ने। कब? 1503 में। और आगरा को राजधानी कब बनाया था सिकंदर शाह लोधी ने? 1504 में। क्यों बनाया था? क्योंकि राजपूताना को निरंतर मतलब कंट्रोल करने के उद्देश्य से राजधानी आगरा को बनाया था 1504 ईस्वी में। फिर इसने आगरा में एक बादलगढ़ किला भी निर्माण करवाया था। किसने? सिकंदर शाह लोधी ने। फिर एक गज सिकंदरी जो मापन के हेतु एक मापन बनवाया था, जो पीछे बताया है 32 इंच या 39 उंगल का होता था। ये पैमाना बनवाया किसने? सिकंदर शाह लोधी ने। और सिकंदर शाह लोधी की कहाँ मृत्यु हुई थी? ये हुई थी आगरा में। किस सन में? 21 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु के बाद में फिर जो आगरा की राजगद्दी पर कौन बैठ जाता है? क्योंकि राजधानी हो जाती है आगरा, राजगद्दी पर कौन बैठ जाता है? इब्राहिम लोधी। कौन बैठ जाता है? इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहता है। आता है लोधी वंश में तीसरा शासक इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी में। ये इब्राहिम लोधी ये सिकंदर शाह लोधी का पुत्र था। और ये सिकंदर शाह लोधी का पुत्र था और लोधी वंश का अंतिम शासक था। यह एक योग्य शासक था। ठीक है, उसके बाद में जो ग्वालियर का शासक था मानसिंह, हरजाना वसूल किया था मानसिंह से इसने। जैसे पीछे आपके सिकंदर शाह लोधी ने मुआवजा वहाँ से सिकंदर शाह लोधी ने भी, जैसे सिकंदर शाह लोधी से पहले बहलोल लोधी ने भी जो ग्वालियर के शासक थे मानसिंह, उनसे भी हरजाना लिया था बहलोल लोधी ने। उसके बाद में इब्राहिम लोधी ने जो ग्वालियर के शासक था मानसिंह से इसने हरजाना भी वसूल किया था। और इब्राहिम लोधी ने मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के साथ लंबा संघर्ष चला। और लंबा संघर्ष चलने के बाद में लेकिन वह उसको सफलता नहीं मिली। और इस प्रकार सुल्तान का प्रबल विरोधी और सुल्तान का विरोधी कौन बन गया था? राणा सांगा। ठीक है, जो राणा सांगा ये प्रथम विरोधी था। और जो सुल्तान का इब्राहिम लोधी का जो दूसरा विरोधी था, इसका नाम था, इसका एक चाचा था, इब्राहिम लोधी का चाचा था, जिसका नाम था आलम खान लोधी। ठीक है, क्योंकि पहला विरोधी राणा सांगा बन गया, क्योंकि ये ग्वालियर के शासक से मानसिंह से हरजाना वसूल किया था इसने इब्राहिम लोधी ने। फिर मेवाड़ का एक शासक था, राजपूत शासक था राणा सांगा, उससे काफी लंबे समय तक युद्ध होता रहा, लेकिन ये सफलता नहीं मिल पाई। और ये सुल्तान का मतलब इब्राहिम लोधी का सबसे प्रबल विरोधी
बन गया था राणा सांगा पहला विरोधी। और इसका इब्राहिम लोदी का दूसरा विरोधी था, इसका एक चाचा था जिसका नाम था आलम खां। ठीक है, आलम खां लोदी जो कि दिल्ली में अपनी सत्ता को स्वतंत्र स्थापित करना चाहता था। चाहता था क्योंकि इसने भी विरोध किया था और विरोधी बन गया था इब्राहिम लोदी का। क्योंकि यहाँ पे एक तो पहला विरोधी राणा सांगा जो मेवाड़ राज का राजपूत शासक था, ये इसने आक्रमण किया तो काफी लंबा संघर्ष चलता रहा, जिससे कि इब्राहिम लोदी इससे जीत नहीं पाया और उसको इब्राहिम लोदी को सफलता नहीं मिल पाई थी। जिससे कि सुल्तान का जो प्रबल विरोधी था वो कौन था, राणा सांगा। और दूसरा विरोधी था इसका एक चाचा था आलम खां लोदी। आलम खां लोदी क्या चाहता था, आलम खां लोदी दिल्ली में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। और तीसरा विरोधी था पंजाब का अफगान सूबेदार था दौलत खां। पंजाब का अफगान सूबेदार था दौलत खां लोदी। वह पंजाब को अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करी। जिस प्रकार दिल्ली पर अपनी सत्ता पर स्वतंत्र स्थापित करना चाहता था इसका चाहता था इब्राहिम लोदी, उसी प्रकार जो आपका पंजाब का अफगान सूबेदार था दौलत खां भी लोदी, वह पंजाब को अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। इसी प्रकार फिर क्या हुआ कि इन तीनों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और परिणाम स्वरूप 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिससे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर और रणभूमि में उसको मार दिया। और मारने के बाद में फिर यहाँ भारत में गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश का एक वंश चालू होता है जिसका नाम गुलाम वंश है, जो बाबर इसका संस्थापक होता है और सत्ता स्थापित हो जाती है गुलाम वंश की। और गुलाम वंश की एक स्थापना हो जाती है लोदी वंश के बाद में। ठीक है, तो ये एक इब्राहिम लोदी के बारे में ये पूरी जानकारी थी। और जो मैंने लोदी वंश एक ही वीडियो में, जैसे आपको सैयद वंश का संपूर्ण इतिहास एक वीडियो में बता दिया है, उसी प्रकार मैंने ये आपको लोदी वंश में, क्योंकि पहला इसमें 4 शासक थे, सैयद वंश में इसमें 3 शासक हैं, जैसे बहलोल लोदी, उसके बाद में सिकंदर शाह लोदी और उसके बाद में अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। आप थोड़ा और देख लें, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी सिकंदर शाह लोदी का पुत्र था। किसका? सिकंदर शाह लोदी का पुत्र था और लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, शासक अयोग्य था, मतलब ये योग्य नहीं था। और ग्वालियर के शासक मानसिंह से हरजाना वसूला था। किसने? इब्राहिम लोदी ने। जैसे बहलोल लोदी ने भी मानसिंह से हरजाना वसूला था, उसी प्रकार इब्राहिम लोदी ने भी जो ग्वालियर का शासक मानसिंह था उससे भी हरजाना वसूला था। और इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ के राजपूत शासक, ठीक है, मेवाड़ राजपूत शासक राणा सांगा के साथ लंबा संघर्ष किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। और इस प्रकार सुल्तान का प्रबल विरोधी राणा सांगा था। ठीक है, पहला विरोधी। ठीक है, प्रथम विरोधी कौन बन गया था? राणा सांगा, जो दिल्ली पर कब्जा कर भारत में हिंदू राज्य, राणा सांगा का क्या उद्देश्य था? दिल्ली पर कब्जा कर और हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था। कौन? राणा सांगा, पहला विरोधी का। और दूसरा विरोधी इब्राहिम लोदी का इस सुल्तान का एक चाचा था, ठीक है, जिसका नाम था आलम खां लोदी, और ये भी दिल्ली में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। कौन? आलम खां लोदी। फिर तीसरा विरोधी, इसका तीसरा विरोधी था पंजाब का अफगान सूबेदार दौलत खां लोदी। वह पंजाब को अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसके बाद में इन तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित कर मार डाल रहा है बाबर। ठीक है, और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना या सत्ता स्थापित हो जाती है या की थी किसने? बाबर ने। अब मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। ये एक मुख्य पॉइंट थे। और विरोधी आते हैं, नंबर 1 विरोधी राणा सांगा, नंबर 2 आलम खां विरोधी, नंबर 3 दौलत खां विरोधी। और एक बात और,
कई एग्जामों में यहाँ से विरोधी के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा एक माइंड इसको सेट करके इसमें क्या करना है, विरोधी लिख दो पहले आप। ठीक, किसके? इब्राहिम। और 3 बना दो उसमें से। ठीक, पहला विरोधी, फर्स्ट विरोधी राणा सांगा, और दूसरा विरोधी था इसमें, दूसरा विरोधी क्या नाम है इसका? इसका चाचा था आलम खान। ठीक, और तीसरा विरोधी था, ये सूबेदार था पंजाब का, अफगान सूबेदार, जिसका नाम था दौलत खां लोधी। राणा सांगा कहाँ का था? मेवाड़ का शासक था। ठीक, और चाचा क्या चाहता था? दिल्ली पे, ठीक, दिल्ली पर स्वैतंत्र स्थापित करना चाहता था, और राणा सांगा भी दिल्ली पर स्वैतंत्र स्थापित करना चाहता था, और ये किस पे चाहता था? पंजाब पर। ठीक है, क्योंकि प्रथम विरोधी था इसका इब्राहिम लोधी का राणा सांगा, क्योंकि मेवाड़ का शासक था, राजपूत शासक था। राणा सांगा ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पर कब्जा कर और वहाँ की स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता था दिल्ली पे, क्योंकि दिल्ली पर ही आक्रमण से वहाँ का ही सुल्तान बनना चाहता था राणा सांगा, क्योंकि अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था राणा सांगा। इसलिए काफी दिनों तक, और एक बात और, राणा सांगा इब्राहिम लोधी में काफी दिनों तक संघर्ष, बहुत लंबा संघर्ष चलता रहा। कारण क्या था कि राणा सांगा चाहता था कि दिल्ली पर कब्जा करने के बाद में मैं एक हिंदू राज्य स्थापित करूं दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद में इसका इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान, जो दिल्ली पर ये भी दिल्ली पर स्थापित करना चाहता था सत्ता को। उसके बाद में तीसरा विरोधी था पंजाब का अफगान सूबेदार दौलत खान लोधी। ये पंजाब में सत्ता को स्वतंत्र स्थापित करना चाहता, क्योंकि ये एक सगरे ही अपने ये दिल्ली पर, ये भी दिल्ली पर, और ये पंजाब पर अपने फ्रीडम मतलब स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते थे तीनों। और सबसे ज्यादा प्रबल विरोधी कौन था? राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा था। और ये आपका पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया लोधी वंश। और ये दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे, मैंने एक करके वीडियो में सारा ही कंप्लीट कर दिया दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत कालीन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कालीन में 5 वंश होते हैं, जिसमें आपका एक वंश था आपका गुलाम वंश। ठीक, उसके बाद में दूसरा खिलजी वंश, ठीक है, वंश, और तीसरा आपका तुगलक वंश, और चौथा आपका सैयद वंश, और 5 का आपका लोधी वंश। क्योंकि दिल्ली सल्तनत कालीन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कालीन में कितना वंश आते हैं? 5। और मैंने पूरा वीडियो ये कंप्लीट कर दिया। पहले गुलाम वंश पढ़ाया था, खिलजी वंश पढ़ाया था, उसके बाद में तुगलक वंश पढ़ाया है, उसके बाद में सैयद वंश पढ़ाया है, उसके बाद में लोधी वंश पढ़ाया है। क्योंकि मैंने पूरा ही दिल्ली सल्तनत कालीन के जितने भी 5 वंश हैं, मैंने एक वीडियो बनाकर कंप्लीट कर दिया है। आप मेरा KPS एकेडमी हिस्ट्री चैनल पर जाकर आप एक वीडियो दे सकते हैं। और सभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, NCERT बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और हाई लेवल और लो लेवल भी। और ऐसा कोई नहीं है कि ये किसी IAS PCS TGT PGT में ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इतिहास के, ये सभी एग्जाम में कारगर है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं GD में भी है,
और डीएलबी भी हैं। जितने भी इतिहास आता है किसी भी एग्जाम में, जिन एग्जाम में इतिहास का इतिहास आता है उसमें सभी में ही मेरा पूरा वीडियो जो। एक बात और कि दिल्ली जो सल्तनत कॉलेज में पढ़ाया है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने वही ज़्यादातर क्वेश्चन बीच बीच में बताए जो एग्जाम में आते रहते हैं, और मैंने भी एग्जाम दिए जिससे कि मेरे को जो ध्यान आ जाता है उसके बारे में मैं आपके लिए बताता रहता हूँ। इससे आउट मतलब ज़्यादातर मैंने कवर कर दिया है दिल्ली सल्तनत में, और मैं एक सीरीज भी चला रहा हूँ आपका प्रिंट सेट, जो उसमें काफ़ी 8-9 वीडियो बन गई हैं, जिससे कि किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 19 क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन, तो एक सीरीज भी चल रही है। और ये कंप्लीट होने के बाद में अब जो इसके दिल्ली सल्तनत काल के जो प्रशासनिक कार्य है और जो अधिकारी है उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और पूरा वीडियो को देखें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे कि अधिक से अधिक सभी लोगों को इस इतिहास के क्लास से सभी को फायदा हो। ठीक है, और आपसे अनुरोध ये है कि आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।